जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है अल्बर्ट एजुकेशन सेंटर में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। देखिए, हमने पिछली वीडियो में रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय स्खलन और रेडियो सक्रियता विखंडन के बारे में बात करेंगे। रेडियो सक्रिय विखंडन, ठीक है। रेडियो सक्रिय विखंडन, विखंडन मतलब क्या होता है? विखंडन मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कोई एक पदार्थ है, क्या है? कोई पदार्थ है। जब ये पदार्थ दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूटता है तो कहलाता है रेडियो सक्रिय विखंडन। लेकिन ये पदार्थ किस प्रकार का होना चाहिए? मान लीजिए ये यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम नाम का एक पदार्थ जब दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो कहलाता है रेडियो सक्रिय विखंडन, या कह सकते हैं रेडियो एक्टिव डिस्टिंग्रेशन, इंग्लिश में कहते हैं रेडियो एक्टिव डिस्टिंग्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये होते हैं दो भागों में टूटते हैं जब। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है इसकी? चलिए बताते हैं। देखिए, जब आप जानते हैं कि जब ये टूटते हैं, जब ये फूटते हैं, पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना कह लीजिए या कह सकते हैं विखंडन होना या टूटना, क्या कहलाता है? रेडियो सक्रिय विखंडन कहलाता है। अगर ये विखंडन स्वतः होता रहे, स्वतः मतलब होता है कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, अगर स्वतः होता रहे, स्वतः मतलब क्या होता है कि अगर कोई छेड़छाड़ ना हो, अगर स्वतः होता रहे, अगर स्वतः होता रहे तो इसे कहते हैं नेचुरल विखंडन, यानी कि प्राकृतिक विखंडन। ठीक, क्या कहलाता है? प्राकृतिक विखंडन। क्या कहलाता है? प्राकृतिक विखंडन। सुन, ठीक, क्लियर। पदार्थों का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है? रेडियो सक्रिय विखंडन कहलाता है। अगर ये स्वतः होता रहे तो कहलाता है प्राकृतिक विखंडन होता है। क्या होता है? नए और विखंडन होता है। विखंडन जब होता है ये तो एक नए तत्व बनाता है। क्या बनाता है? एक नया तत्व बनाता है। ठीक है, ये होता है रेडियो सक्रिय विखंडन। लेकिन अब आता है ये कारण क्या था? कारण क्या है इसका? तो कारण या सिद्धांत बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, सिद्धांत क्या है इसके? सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या है इसके? ठीक, देखिए, सिद्धांत पहला ये है कि जो परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक है वो क्या होता है? अस्थायी होता है। नाभिक क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, इधर लिख देते हैं। नाभिक जो होता है वो क्या होता है? अस्थायी होता है। नाभिक जो है, नाभिक कैसा होता है? अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। कैसा होता है? नाभिक क्या होता है? कैसा होता है? अस्थायी होता है। ठीक, और ये जो किरणें निकलती हैं, रेस निकलती हैं, रेस यानी क्या होता है? किरणें। रेस यानी जैसे अल्फा, बीटा, ये कहाँ से निकलती हैं? नाभिक से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? नाभिक से निकलते हैं। ठीक, नाभिक का जो यानी परमाणु का जो नाभिक होता है कैसा होता है? अस्थायी होता है। और रेस यानी कि अल्फा बीटा जो किरणें हैं कहाँ से निकलती हैं? ये नाभिक से निकलती हैं। ठीक, क्लियर। और जब ये रेस निकलती हैं तो एक नए तत्व का निर्माण करती हैं। अल्फा बीटा जब किरणें नाभिक से बाहर निकलती हैं तो इनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो नाभिक में होने वाली परिवर्तन को कहते हैं अल्फा बीटा परिवर्तन। क्या कहते हैं? अल्फा बीटा परिवर्तन, या कह लीजिए कि परमाणु परिवर्तन। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आता है अल्फा परिवर्तन। ठीक है, अल्फा परिवर्तन। ठीक, अल्फा परिवर्तन
जब नाभिक से, ध्यान दीजिए, जब नाभिक से अल्फा निकलता है तो कहलाता है अल्फा परिवर्तन। अल्फा परिवर्तन, जब नाभिक से अल्फा निकलता है तो अल्फा निकलने से कौन सा परिवर्तन होता है, तो वो कहलाता है अल्फा परिवर्तन। एक होता है बीटा परिवर्तन। बीटा परिवर्तन क्या होता है? बीटा परिवर्तन, इसमें क्या होता है कि बीटा परिवर्तन में क्या होता है कि जब नाभिक से बीटा निकलता है, बीटा रेस निकलती है, तो क्या परिवर्तन होता है, तो पदार्थ में कौन सा परिवर्तन होता है, तो कहलाता है बीटा परिवर्तन। ठीक, क्लियर। अब इसके बारे में हम क्लियर से जानते हैं। ठीक, अब एक उदाहरण को लेकर तौर पर समझाएंगे जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आएगा। ठीक, चलिए मिटा दें इसको। देखो, सबसे पहले समझते हैं अल्फा परिवर्तन। अल्फा परिवर्तन किसको? अल्फा परिवर्तन। अल्फा परिवर्तन, अल्फा परिवर्तन। अल्फा परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यूरेनियम 92 235, ठीक, यूरेनियम 35। अब इसमें क्या होगा कि जब ये किरणें निकलेंगी, अल्फा निकलेगा, तो इसमें क्या होगा कि 2 की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। यानी कि यूरेनियम 90 इधर हो जाएगा 231, ठीक, 231 और 90, ये होता है अल्फा परिवर्तन। जैसे कि ले लीजिए रेडियम रेडियम, और ये जो 90 है, ये 90 है थोरियम। किसका परमाणु क्रमांक है? थोरियम का। किसका परमाणु क्रमांक है? थोरियम का। ठीक, एक उदाहरण और लीजिए, जैसे कि ये रेडियम है, रेडियम 234 Ra, और ये है 88, ठीक, अरे 34 नहीं है, 36 है, ठीक है, 36 है, 236 रेडियम का है। जब अल्फा, यहाँ अल्फा होगा, यहाँ भी अल्फा होगा, ठीक। जब अल्फा निकलेगा तो कौन सा परिवर्तन होगा, तो इसमें क्या होगा? 2 की कमी, इसमें 4 की कमी, तो बनेगा Ra 232, ठीक है, 232, और यहाँ हो जाएगा 84, ठीक। ये हो जाएगा रेडियम की परत, ये होता है अल्फा परिवर्तन। लेकिन बीटा परिवर्तन क्या होता है? बीटा परिवर्तन कौन सा? बीटा परिवर्तन, एक होता है बीटा परिवर्तन, ठीक। लेकिन बीटा में क्या होता है कि बीटा के किरणों से निकलने से, अगर ये नाभिक से बीटा किरण निकलते तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो कहलाता है बीटा परिवर्तन, ठीक। देखो, लेकिन बीटा परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें देखिए, इसमें 2 की कमी हो रही थी और ऊपर 4 की कमी हो रही थी। लेकिन बीटा परिवर्तन में क्या होगा कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो वही रहेगा, लेकिन जो परमाणु क्रमांक है इसकी एक वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा? इसकी एक वृद्धि हो जाएगी। देखिए, मान लीजिए यूरेनियम, क्या है? यूरेनियम 92 और 234 है, ठीक। अब जब इसमें बीटा परिवर्तन होगा, देखिए इसमें परमाणु द्रव्यमान ऊपर कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान वही रहेगा, परमाणु द्रव्यमान क्या रहेगा? वही रहेगा, लेकिन इसमें एक कमी हो जाती है। किसमें? परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाएगी, तो ये कहलाता है बीटा परिवर्तन, ठीक। क्या कहलाता है? बीटा परिवर्तन, क्लियर। और इस नियम को किसने दिया था? इस नियम को दिया था सोडी फॉजान्स और रदरफोर्ड। क्या किसने किया था? रदरफोर्ड, क्लियर ना। देखिए, अल्फा परिवर्तन और बीटा परिवर्तन समझ में आ गया ना। देखिए, अल्फा परिवर्तन में क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान है उसमें 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आता है। और अल्फा जो होता है, अल्फा कैसा दिखता है? अल्फा दिखता है हीलियम की तरह, हीलियम यानी 2 4, ठीक है। अल्फा कैसा दिखता है? हीलियम 2 की 4, नीचे परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। सॉरी, जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2 की कमी होता है, लेकिन जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसमें जो है 4 की कमी आता है। और जो बीटा होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरह होता है।
इसमें क्या होता है, ये ऊपर है ये इसी तरह का होता है। इसमें क्या होता है, एक की वृद्धि होती है, जो अल्फा में होता है वो कम होता है, लेकिन जो बीटा होता है इसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। क्लियर। अल्फा जो होता है हीलियम की तरह दिखता है और ये कम होता है, यानी कि जो इसमें कमी आती है, परमाणु क्रमांक में कमी आती है, लेकिन जो बीटा होता है इसमें बीटा की वृद्धि होती, एक की वृद्धि होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक की वृद्धि होते हैं। और इस नियम को किसने दिया था, सॉडी, फॉजॉन्स और रदरफोर्ड। लेकिन कब दिया था, इस सिद्धांत को 1913 ईस्वी में दिया गया था। ठीक, कब दिया था, तो 1913 ईस्वी में। कब, 1913 ईस्वी। देखिए अब आता है अर्धवायु काल। क्या आता है, अर्धवायु काल। अर्ध मतलब होता है आधा, ठीक है, आयु मतलब होता है समय, काल मतलब भी समय होता है। लेकिन है क्या ये अर्धवायु काल, जो होता है वो T1/T जो होता है वो होता है काल, ठीक है, समय टाइम, और 1/2 यानी 2, 1 का आधा, ठीक है, वो होता है समय। लेकिन अर्धवायु काल है क्या, अर्धवायु काल है क्या, ठीक है। देखिए ये कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि इसके जो इसका जो समय होता है कभी चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि नेवर चेंज, इसकी आयु को चेंज नहीं कर सकते। और इसकी परिभाषा क्या है, देखिए इसकी जो परिभाषा है वो है प्रारंभिक मात्रा में आधा होने में लगा समय। ध्यान सुनिए, प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धवायु काल। देख लीजिए, प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में लगा समय, प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धवायु काल कहलाता। ठीक, अब आता है ठीक है, ये प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में लगे समय क्या कहलाता है, और इसके टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, अर्धवायु काल कहते हैं। लेकिन जैसे वो है प्लूटोनियम प्लूटोनियम क्या कहलाता है, प्लूटोनियम। ठीक, ये जो प्लूटोनियम है इसका जो अर्धवायु काल है वो है क्या है, 0.4 सेकेंड। ठीक है, 0-4 सेकेंड, यानी बहुत कम है। इसको आधा होने में कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 0.4 सेकेंड लगता है। ठीक, 0.4 सेकेंड लगता है। ठीक है, 0.4 सेकेंड लगता है। किसका, 84 का आधा होने में, यानी कि 42 होने में कितना समय लगता है, उसको 0.4 सेकेंड लगता है। ठीक, लेकिन एक तत्व और है, यूरेनियम। जैसे यूरेनियम है 92 और 234, इसको आधा होने में कितना समय लगता है, इसको आधा होने में कितना समय लगेगा, इसको आधा होने में जो समय लगता है 4.5 गुणे 10 का पावर 10 वर्ष लगता है। ठीक, इतना समय इसको लगता है। कितना समय लगता है, 4.5 गुणे 10 का पावर 10 वर्ष लगता है इसको आधा होने में, यानी इसका जो टाइम होता है वो बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक, आधा होने में, यानी कि कितना होता है, 46 होने में इसको कितना समय लगता है, 4.5 गुणे 10 का पावर 9 वर्ष लगता है। कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत कम समय लगता है, लेकिन कहीं कहीं होता है कि बहुत ज़्यादा वर्ष लगता है। जैसे कि आप प्लूटोनियम देख लीजिए, इसमें आपको इतना सेकंड लगता है, 4.-4 सेकंड लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है। लेकिन यूरेनियम में इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्या, अर्धवायु काल होता है।
ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि यूरेनियम में 16, अगर यूरेनियम में जो टाइम है यार, एक कहाँ गया वो, एक सवाल कर ही देखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्या है क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, यूरेनियम का जो, मान लीजिए कि यूरेनियम का टी ये एक है, ठीक, जो समय है वो 1600 ईयर है, ठीक है, 1600 ईयर है। तो 100 केजी में, 100 केजी का 25 केजी होने में कितना समय लगेगा, होने में समय नहीं, होने में कितना साल लगेगा, होने में कितना साल, 25 केजी का होने में कितना साल लगेगा, ठीक है, कितना साल लगेगा, ठीक। एक सवाल है, यूरेनियम का टाइटेनियम जो अर्धवायु काल है वो 1600 ईस्वी है, ठीक है, 1600 ईयर्स है। तो 100 केजी का 25 केजी होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा, तो हमको याद करना है। देखिए मान लीजिए कि ये 100 है होना है, फिर उसके बाद क्या होगा 50 होगा, इसका 100 का आधा होगा 50, ठीक है, 50 से फिर आ गया 25, क्या होगा 25 होगा, ठीक। तो टाइम यहाँ कितना है, ये है एक, ये अर्धवायु काल हो गया, ठीक है, इसका अर्धवायु काल क्या हो गया, ये हो गया। 100 से 50 होने में इसका अर्धवायु काल ये हो गया, कितना हो गया, जैसे 100 से 50 होने में कितना समय लगा इसको, टी, ये हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक, क्लियर। अब दूसरा जो है 50 से 25, ठीक, तो इसका क्या है समय है ये, अब क्या होगा समीकरण नंबर 2, इसका जो 50 से 25 का अर्धवायु काल टी 1/2 अंश में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, T1, ठीक, क्या करेंगे इसको हम जोड़ देंगे, T प्लस T, अब क्या होगा T 2 है तो क्या होगा 2T, ठीक, .T1, ठीक। अब हमारे पास क्या है T1/2 हमारे पास दिया है, यानी कि यूरेनियम का जो अर्धवायु काल वो 1600 ईयर्स है, तो 2 इंटू क्या कर देंगे 1600, ठीक, क्या कर देंगे 1600, तो कितना हो गया 32 ईयर हो जाएगा, यानी कि 25 केजी होने में इसको कितना समय लगेगा 32 साल लगेगा, कितना साल लगेगा 3200 ईयर लगेगा, कितना लगेगा 3200, यानी 3200 साल लगेगा इसको क्या होगा 25 केजी होने में। इस प्रकार से अर्धवायु काल का पूछा जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में, ठीक, चलिए सबसे पहले बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा। क्या करेंगे, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अब नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, देखिए जब कोई तत्व, हमने देखिए कोई तत्व जब फटता है टूटता है, तो अपने साथ भाई देखो अल्फा बीटा गामा तो किरण निकल ही रही है, और साथ में नए तत्व भी निकल रहे हैं, क्या हो रहा है नए तत्व भी निकल रहे हैं, और नए तत्व निकल रहे हैं, और प्लस ऊर्जा भी निकल रही है, और क्या निकल रही, ऊर्जा भी निकल रही। तो ये जो ऊर्जा है वो क्या कहलाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। नाभिक से निकलने वाली जो ऊर्जा है, नाभिक से निकलने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, देखिए द्रव्यमान जो है, नाभिक का जो द्रव्यमान, जब इसमें क्षति होता है, जब कोई कारण से टूटता है, तो ये क्या निकलता, ऊर्जा निकलती, बहुत सारी, बहुत मात्रा में, अधिक में ऊर्जा निकलती। लेकिन इस ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया था, E = mc²। इसके द्वारा हम जो द्रव्यमान का क्षति है, ऊर्जा है, इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, ज्ञात कर सकते हैं। E जो है एनर्जी है, M क्या है, मास यानी द्रव्यमान है, और C क्या है, ये प्रकाश का वेग है, ठीक, क्या है, प्रकाश का वेग है। ये होता है नाभिकीय ऊर्जा, ठीक। लेकिन अब आता है नाभिकीय विखंडन।
क्या कहलाता है? नाभिकीय, 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 नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। जिस तरह का वो रेडियो सक्रियता विखंडन था, उसी तरह से नाभिकीय विखंडन है। कैसा है? नाभिकीय विखंडन, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये नाभिक से निकलेंगे, तो क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब दो हल्के तत्व है, क्या? जब दो हल्के तत्व है, जब भारी, अरे हट, क्या हो रहा है? जब भारी नाभिक, जब भारी नाभिक का दो हल्के टुकड़ों में, दो हल्के नाभिक कह लीजिए, या दो हल्के टुकड़े, ठीक है, दो हल्के नाभिक में टूटना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जब भारी नाभिक से दो हल्के नाभिक में टूटना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक नाभिक है, अब ये जो है, जैसे मान लीजिए यूरेनियम, मान लीजिए कोई ये यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235। अब ये क्या करना, क्या है, जब ये तत्व जब ये टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। क्या निकलता है? ऊर्जा निकलती है, अल्फा बीटा रेस निकलते हैं, और एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक, नए तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम 92 235, ठीक, क्लियर। अब इस पर हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे। क्या करेंगे? न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे। लेकिन जब न्यूट्रॉन की इस पर बमबारी होती है तो ये क्या होता है? यूरेनियम दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से? बेरियम, ठीक है, परमाणु क्रमांक 36, परमाणु द्रव्यमान 141, और प्लस क्रिप्टॉन Kr 36 92, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 92 और परमाणु द्रव्यमान जो है वो 92 और परमाणु क्रमांक जो है 36, और 3 न्यूट्रॉन 1 और प्लस ऊर्जा। ठीक, देखिए यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो ये बेरियम क्रिप्टॉन में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलता है? 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और प्लस ऊर्जा निकलता है। क्या करता है? न्यूट्रॉन निकलता है। अब इसे ये यूरेनियम है, अब इसको हम तोड़ेंगे तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा, और प्लस क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन निकलेगा, और फिर क्या होगा? ये टूटेगा, ठीक है, फिर ये टूटेगा, फिर इसकी श्रृंखला बनती जाती है, इसको टूटता रहता है, ठीक, ये टूटता रहता है, इसकी श्रृंखला बनती रहती है, क्योंकि न्यूट्रॉन की वजह से न्यूट्रॉन पे इस पर निकलता रहता है, बमबारी होती रहती है और नए तत्वों में टूटते रहते हैं। ये है नाभिकीय विखंडन, यानी कि जब भारी नाभिक दो हल्के परमाणु में टूटता है तो होता क्या है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ठीक है। और जो ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा भी हमने बताया था E बराबर mc² जाके निकाल लेंगे, ठीक है। E क्या है? एनर्जी है, M क्या है? मास, C क्या है? प्रकाश का वेग है। इसमें क्या होता है? द्रव्यमान की क्षति बहुत अधिक होती है। क्या होता है? द्रव्यमान की क्षति बहुत अधिक होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है नाभिकीय संलयन। क्या आता है? नाभिकीय संलयन। चलो नाभिकीय संलयन बताते हैं। नाभिकीय संलयन, ठीक। संलयन मतलब होता है जुड़ना। कि संलयन मतलब क्या होता है? जुड़ना। इसमें क्या है कि जब जैसे मान लो कोई पदार्थ है, संलयन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जैसे कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है। अब ये इन पदार्थों से क्या होगा कि एक ऐसा तत्व बनेगा, एक तत्व बनेगा।
इन तत्वों से एक नया तत्व बनेगा और फिर ये फटेंगे। ठीक, तो कहलाता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है देखिए, जब दो हल्के नाभिक, ये नाभिक का उल्टा होता है, जब दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो कहलाता है नाभिकीय संलयन। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। जैसे कि H2 हाइड्रोजन और टाइट्रियम। ठीक, जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? हीलियम बनाते हैं, हीलियम 4। ठीक, ये बनाते हैं। ठीक, हाइड्रोजन और टाइट्रियम जब मिलते हैं, यानी कि जब संयोग करते हैं तो हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। ठीक है, हीलियम बनाते हैं और प्लस ऊर्जा और न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक, हीलियम, टाइट्रियम और न्यूट्रॉन और प्लस ऊर्जा, ये दोनों क्या होते हैं? निकलते हैं नाभिकीय संलयन में। ठीक है, फिर सुनिए, जब दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो होता क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन जैसे ही हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन डाइट्रियम ट्राइट्रियम जब आपस में मिलते हैं तो हीलियम गैस बनाते हैं और न्यूट्रॉन और ऊर्जा निकलती। ऊर्जा जो है इस प्रकार के जो परमाणु बम या हाइड्रोजन बम के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हाइड्रोजन बम होता है इसमें बहुत अधिक ऊष्मा निकलता है। क्या होता है? ऊष्मा निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है, इसलिए ऊष्मा अभिक्रिया विखंडन या ऊष्मा अभिक्रिया विखंडन कहते हैं।